तो चलिए अब खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से करेंगे। जयपुर से बड़ी खबर है जहां पर एसीबी की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। नगर निगम में एसीबी की कार्रवाई देखने को मिली है। रिश्वत लेते हुए राजस्व अधिकारी को ट्रैप किया गया है। 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए इसे ट्रैप किया गया है। पट्टा देने के एवज में यह रिश्वत की मांग की गई थी। यह बड़ी खबर राजधानी जयपुर से, जहां पर एसीबी का शिकंजा देखने को मिला है। कसा है एसीबी ने शिकंजा नगर निगम में, जहां पर एसीबी की कार्रवाई के दौरान रिश्वत लेते हुए राजस्व अधिकारी ट्रैप किया गया। 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया है। पट्टा देने के एवज में यह रिश्वत की मांग की गई थी। तो लगातार घूसखोरों पर शिकंजा कसती जा रही है एसीबी। आज एक बार फिर से एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है जयपुर में, जहां पर रिश्वत लेते हुए राजस्व अधिकारी को ट्रैप किया गया है। 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए यह अधिकारी ट्रैप हुआ है। आज भी एसीबी ने जयपुर नगर निगम में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए राजस्व अधिकारी राहुल अग्रवाल को ट्रैप किया है। पट्टा देने की एवज में 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए जो है वो ट्रैप किया है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं इस वक्त लगातार कार्रवाइयां जो है वो लगातार जारी है और इस वक्त जो एसीबी के अधिकारी हैं वो भी लगातार कार्रवाई यहां पर कर रहे हैं। जो नरोत्तम वर्मा जी हैं एडिशनल एसपी, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, किस प्रकार की कार्रवाई थी और किस प्रकार से इन्हें पकड़ा गया है? इसमें जो परिवादी हमारे पास परसों आए थे, इन्होंने कहा था मैं 2017 से मैंने पट्टे के लिए अप्लाई कर रखा है, लेकिन मेरा पट्टा यहाँ से जारी नहीं हो रहा है। तो इस एवज में जब मैं यहाँ करके और उनसे मिला तो उन्होंने कहा भाई 50,000 रुपए आपके लगेंगे, तब जाकर आपका पट्टा बनेगा। इस कंप्लेंट को लेकर के हमारे पास आए परसों, उसका हमने वेरिफिकेशन करवाया। तो वेरिफिकेशन में ये स्पष्ट हुआ कि वो 30,000 रुपए में और आपका पट्टा जो है रिश्वत लेकर के जारी कर देंगे। उसमें आज जो है हमने इसको 30,000 रुपए लेते हुए पकड़ा है और अभी आगे कार्रवाई जारी है। क्या घर पे सर्च की कार्रवाई और भी की जाएगी? हाँ, घर पे सर्च चल रही है, उसके लिए अलग से टीम है, वो पहले से पाबंद कर रखी थी। वो टीम वहाँ अभी घर की सर्च कर रही है। ऐसी भी कोई बात सामने आई कि पहले भी इनकी इस प्रकार की शिकायतें जो है वो आपके पास पहुंची? नहीं, अभी तो यही शिकायत है, बाकी तो जो भी अनुसंधान में चीजें आएंगी उनको स्पष्ट किया जाएगा। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं ये एडिशनल एसपी नरोत्तम वर्मा जी हैं, जिनका साफ कहना था कि पहले शिकायत मिली थी और शिकायत के बाद जो है वो सत्यापन कराया गया और उसके बाद जो राजस्व अधिकारी है उसे जो है वो रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। तो इसी खबर पे और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सौरभ गृहस्थी जयपुर से सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनके पास चलते हैं। सौरभ, क्या जानकारी है, कैसे यह सफलता मिली एसीबी को? देखिए, एसीबी के पास परिवादी पहुंचा था और उसने ये शिकायत दी थी कि उसके पट्टे के लिए वो काफी समय से परेशान हो रहा है, लेकिन पट्टे की एवज में जो है वो उससे रिश्वत मांगी जा रही है। इस वक्त भी यहाँ पर कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है और आपको फिर से तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं किस प्रकार की तस्वीर जो है वो इस वक्त है। जो आरोपी हैं, जो राजस्व अधिकारी हैं ये, और इन्होंने जो है वो पहले 50,000 रुपये मांगे, लेकिन जब 30,000 रुपये में जाकर जो है वो पूरा मामला सेटल हुआ और आज एसीबी ने रंगे हाथों इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। और लेकिन जिस प्रकार की कार्रवाई है जयपुर नगर निगम में, ये चौंकाने वाले इस लिहाज से क्योंकि नगर निगम में बहुत उम्मीदों के साथ लोग जो है वो आते हैं और अपने काम के लिए यहाँ पर भटकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से एसीबी जो है वो लगातार निगाहें बनाई हुई थी और परिवादी ने जब शिकायत दी तो पूरे मामले का सत्यापन जो है वो एसीबी द्वारा किया गया और उसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। नरोत्तम जी जो एडिशनल एसपी हैं जिन्होंने पूरी कार्रवाई की, वो हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। सर, घर पे भी सर्च की कार्रवाई चल रही है, क्या कुछ मिला है, ऐसी क्या जानकारी है? घर की सर्च तो अभी स्टार्ट हुई है, तो अब मालूम चलेगा। उसमें कोई अगर चीज आएगी तो क्लियर करेंगे उसको। बाकी ये जो हैं ये परिवादी इनको 2017 से पट्टा देने की वजह में इनको जो है घुमा रहे थे और अभी जो है वो 24 तारीख को इनसे पैसे की डिमांड हुई और उसमें जो है 50,000 रुपए की डिमांड थी, बाद में 30,000। बिल्कुल सौरभ, तो देखने में आ रहा है बहुत बड़ी कार्रवाई। फिलहाल बहुत शुक्रिया सौरभ आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए अब बात करते हैं
फोन टैपिंग की, जिस पर सियासी घमासान मचा हुआ है। प्रदेश में एक बार फिर फोन टैपिंग का जिन्न बाहर आया है। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एफआईआर दर्ज करवाई तो बवाल जयपुर में शुरू हो गया। कांग्रेस नेताओं ने इस पर पलटवार करते हुए इसे साजिश करार दिया है। फोन टैपिंग पर फिर बढ़ा फसाद। जल शक्ति मंत्री ने दिल्ली में दर्ज कराई एफआईआर। एफआईआर पर सियासी वार पलटवार। राजस्थान में नेताओं के हुए फोन टेपिंग के मामले को लेकर करीब एक सप्ताह पहले जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसी तुगलक रोड थाने में एफआईआर दर्ज कराया था, जिसको अब दिल्ली क्राइम ब्रांच ने टेक ओवर कर लिया है और इस मामले की अब जांच दिल्ली क्राइम ब्रांच करेगी। एक बार फिर मरुधरा की सियासत में फोन टैपिंग का जिन्न सामने आ गया है। इस हाई प्रोफाइल मामले में दिल्ली पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। हालांकि अभी एफआईआर में क्या कुछ खास बातें हैं, इसे लेकर खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है कि जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने फोन टैपिंग मामले की शिकायत करीब एक सप्ताह पहले दिल्ली की तुगलक रोड पुलिस को की थी। कहा जा रहा है कि इस एफआईआर में राजस्थान कांग्रेस के कई नेताओं के नाम हैं। फोन टैपिंग का मामला अब तूल पकड़ लिया है। देखा जाए तो पहले राजस्थान विधानसभा में इसको लेकर हंगामा हुआ, उसके बाद लोकसभा के दोनों सदनों में जो बीजेपी के सांसद हैं जोर शोर से इस मसले को उठाए कि राजस्थान सरकार की तरफ से फोन टैपिंग की जो बात सामने आई है यह बहुत ही गलत है। अब इस पूरे मामले में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने तुगलक रोड थाने में एफआईआर दर्ज करा दिया है। करीब एक सप्ताह पहले उन्होंने इस बात की शिकायत की थी और एफआईआर दर्ज कराया था। अब इस मामले को दिल्ली क्राइम ब्रांच ने टेक ओवर कर लिया है और जय तिर्की जो डीसीपी हैं वो इस मामले की जांच करेंगे। उधर दिल्ली में एफआईआर दर्ज हुई और इधर मरुधरा का सियासी पारा चढ़ गया। कांग्रेस इसे सियासी साजिश बता रही है कि जब केंद्र में बैठा हुआ मंत्री साजिश रच रहा हो और वो बेनकाब हो गई हो और उसके बाद में भी वो एफआईआर लॉन्च करा करके अपने आप को पाक साफ साबित करना चाहता है या सरकार के ऊपर दबाव बनाना चाहता है, तो ये दबाव न तो बन पाएगा, न पहले बना न आगे बनेगा, न साजिश पहले आपकी सफल हुई है न आगे सफल होगी। एक साल बाद गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब जागे हैं, इसका मतलब कोई न कोई षड्यंत्र चल रहा है दिल्ली में। बीजेपी की, केंद्र की मोदी सरकार, गजेंद्र सिंह शेखावत और ये सब लोग कोई षड्यंत्र कर रहे हैं। आप जोधपुर से जीत कर गए, यदि आपको कोई तकलीफ आप जोधपुर में मुकदमा दर्ज करा दें, यदि आपको राजस्थान की सरकार से तकलीफ है तो आप जयपुर में मुकदमा दर्ज करा दें। एफआईआर उनके दिमाग की उपज भी हो सकती है और एफआईआर एक साजिश का हिस्सा भी हो सकता है। जिस तरीके की साजिश सरकारों को गिराने की भारतीय जनता पार्टी उसका हाईकमान रचता रहा है। तो इसी खबर पे और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शंकर आनंद दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंकर, जिस तरीके से ये एफआईआर दर्ज कराई गई है केंद्रीय मंत्री की तरफ से, ऐसा लग रहा है एक बार फिर से फोन टैपिंग का जिन्न जो है वो कम से कम बाहर आ गया है और राजस्थान की सियासत जो एक बार फिर से गर्मा गई है। देखिए, इस मामले में मैं एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं कि ये मसला अभी जिस तरह से राजस्थान के बाद राजधानी दिल्ली तक पहुंचा है, ये सिर्फ अब दिल्ली में ही नहीं रह के बल्कि अब ये मामले पर केंद्रीय जांच एजेंसियों की भी नजर है और निश्चित तौर पे इस मामले पर केंद्रीय जांच एजेंसी, चाहे सीबीआई की बात करें या ईडी की बात करें, निश्चित तौर पे सीबीआई के द्वारा इस मामले को कभी भी दर्ज किया जा सकता है। और इस मामले पर जो सिर्फ एक राजनीतिक व्यक्ति के द्वारा नहीं बल्कि इसमें कई लोगों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां मिल रही हैं कि कई लोगों का जो फोन टैपिंग से जुड़ा मामला है। और इस मामले में आज केंद्रीय जांच एजेंसी के जो गलियारा है वहां पर आज इस मामले पे लेकर काफी चर्चाएं हुई और इस मामले को लेकर अलग अलग कई इनपुट जो है बकायदा उसके बारे में चर्चा की जा रही थी कि किस तरह से ये पूरा मामला हुआ था, किस तरह से इस मामले में कई लोगों की भूमिका हुई थी और किस तरह से इस मामले में पूरा एक राजनीतिक साजिश की जो बातें आ रही हैं सामने
तो एक तरह से कहा जा सकता है गैर कानूनी तरीके से किसी का फोन टैप करना, या इस मामले पर जिस तरह से और भी इनपुट्स मिले थे उस बात को ध्यान में रखते हुए इस मामले पर जल्द ही केंद्रीय जांच एजेंसी इस मामले को दर्ज कर सकती है। तो यहाँ पे मामला कहा जा सकता है कि राजस्थान पुलिस और दिल्ली पुलिस तक का ही मामला सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इस मामले पर निश्चित तौर पे केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई की जो भूमिका है वो काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। और इस मामले में तमाम तो शंकर, हम आने वाले वक्त में ये भी देख सकते हैं कि अब इस मामले में सीबीआई और ईडी की भी एंट्री हो सकती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर और बात करेंगे उपचुनाव के रण की। अब कांग्रेस प्रत्याशियों के नामों का इंतजार है। अजय माकन को आज प्रस्ताव भेजा जाएगा। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सिंगल पैनल भेजा जाएगा, जल्द उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो सकता है। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें, अजय माकन को प्रस्ताव भेजा जाएगा और सिंगल पैनल ही भेजने की तैयारी है, यह कहा है पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने। तो आपको बता दें, आज पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि वो आज प्रस्ताव जो है अजय माकन को भेजेंगे। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। अभी मेरे पास सूचना आई थी कि कमेटी के मेंबर्स ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और वो आज रात को माननीय मुख्यमंत्री जी तक जाएगी। तो मैं समझता हूं देर रात या कल सुबह तक इस पे फैसला हो जाएगा कि किस तरीके से आगे बढ़ना है। हम लोग आज उसी की अंतिम चर्चा के लिए बैठे हैं और मैं समझता हूं कि आज हम हमारे प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव आदरणीय अजय माकन जी को सौंप देंगे। तो उपचुनाव के रण में बीजेपी की क्या तैयारी है वो भी जानने की कोशिश करते हैं। अनुभव के साथ युवा जोश के फॉर्मूले पर उम्मीदवार तय कर बीजेपी उपचुनाव में बढ़त बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। दो अनुभवी चेहरों के साथ बीजेपी ने सहानुभूति फैक्टर के तहत दिवंगत किरण माहेश्वरी की बेटी पर दांव लगाकर एक तीर से कई निशाने लगाए हैं। देखिए उपचुनाव के लिए क्या है बीजेपी का प्लान। 3 के तिलस्म के लिए तैयार बीजेपी। बीजेपी के तीनों उम्मीदवार तय। अनुभव के साथ युवा जोश पर भरोसा। 3 सीटों के उपचुनाव के लिए जहां कांग्रेस खेमा अपने रणबांकुरे की तलाश में है, वहीं बीजेपी ने लीड लेते हुए तीनों उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए हैं। आपको तीनों उम्मीदवार के बारे में बताएंगे, लेकिन पहले जान लीजिए कि आखिर बीजेपी नेतृत्व ने इन तीनों पर दांव क्यों लगाया। आजकल बहुत नीचे तक पार्टियां सर्वे भी कराती हैं, दिल्ली की हमारी इकाई ने कराया। हम लोगों ने भी व्यक्तिगत तौर पर तो किसी न किसी रूप से जो फीडबैक मिला कि इतने सारे लोगों में जीतने की संभावना वाले योग्य व्यक्ति यही थे और इसलिए उनकी घोषणा की। माना जा रहा है कि तीनों प्रत्याशी 30 मार्च को नामांकन दाखिल कर देंगे। बीजेपी ने 3 में से 2 अनुभवी नेताओं पर दांव लगाया है, जिनके पास विधायक के साथ प्रशासनिक अनुभव भी है। सहाड़ा सीट से पूर्व विधायक और बीज निगम के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर रतनलाल जाट को उम्मीदवार बनाया गया है। सुजानगढ़ से खेमाराम मेघवाल को टिकट दिया गया है। वहीं राजसमंद सीट पर सहानुभूति फैक्टर के मद्देनजर किरण माहेश्वरी की बेटी दीप्ति को पार्टी ने टिकट दिया है। आपको बता दें कि दीप्ति माहेश्वरी पार्टी का युवा चेहरा होंगी। दीप्ति को बीजेपी की नीतियों पर और अपनी जीत पर पूरा भरोसा है। बहुत सारे मुद्दे हैं जिसके बेसिस पर ये लड़ेंगे चुनाव। जो कांग्रेस सरकार की 2.5 साल में जो फेलियर रही है कांग्रेस गवर्नमेंट, तो सबसे बड़ा चुनाव मुद्दा तो वही है, अपराध जो बढ़ रहा है राजस्थान में। वहीं भीलवाड़ा जिले की सहाड़ा विधानसभा सीट से बीजेपी ने रतनलाल जाट का नाम तय किया है, जो वसुंधरा राजे के साथ काम कर चुके हैं। रतनलाल को भरोसा है कि कांग्रेस की ये सीट इस बार बीजेपी की झोली में होगी। पूरा भरोसा कि कार्यकर्ताओं की मेहनत के बल पर और संगठन के आधार पर निश्चित रूप से इस विधानसभा के उपचुनाव में विजय से प्राप्त होगी। कांग्रेस की 2 साल का एक विफल सरकार रही है,
जो चुनावी वादे उन्होंने अपने घोषणा पत्र में किए थे उनको एक भी उन्होंने पूरा नहीं किया है। बहरहाल बीजेपी जीत की रणनीति पर काम कर रही है। बीजेपी ने उम्मीदवारों के चयन में एकजुटता दिखाने की भी पूरी कोशिश की। 3 में से 2 उम्मीदवारों का कनेक्शन वसुंधरा राजे के साथ रहा है। पार्टी संगठन सहमति से उम्मीदवारों के चयन की बात कह रहा है। खास बात यह है कि 3 में से सिर्फ राजसमंद सीट पर बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर है। सहाड़ा और सुजानगढ़ सीट कांग्रेस ने जीती थी, लेकिन बीजेपी की रणनीति तीनों सीटों पर अच्छा प्रदर्शन करने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। प्रदेश की सुजानगढ़, सहाड़ा और राजसमंद विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव में नामांकन के चौथे दिन 10 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया, जिसके बाद अब तक 16 उम्मीदवारों द्वारा 17 नामांकन पत्र दाखिल किए जा चुके हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता के मुताबिक आगामी दिनों में सार्वजनिक अवकाश होने के कारण नामांकन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। 30 मार्च नामांकन करने का अंतिम दिन है। उन्होंने बताया कि नामांकन पत्रों की 31 मार्च को जांच की जाएगी, जबकि 3 अप्रैल तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे। 17 अप्रैल को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा, जबकि 2 मई को परिणाम आएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर। महिला अपराध को लेकर एनएचआरसी बेहद सख्त है। एनएचआरसी ने नोटिस भेजा है मुख्य सचिव को, साथ ही डीजीपी को भी नोटिस भेजा गया है। बढ़ते महिला अपराध को लेकर यह नोटिस दिया गया है। यह बड़ी खबर आपको बता दें, एनएचआरसी ने नोटिस भेजा है मुख्य सचिव और डीजीपी को महिला अपराध को लेकर। और अब बात करते हैं गहलोत सरकार की, जिसने एक बेहद अहम फैसला लिया है। प्रदेशवासियों को राहत दी है। प्रदेश सरकार ने फेस्टिव सीजन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। पहले जहां होली और शबे बारात को सार्वजनिक स्थलों पर कार्यक्रमों को लेकर आयोजन पर रोक लगाई गई थी, अब सरकार ने यह रोक हटा लिया है। सार्वजनिक स्थानों पर 28 और 29 मार्च को आयोजन को सशर्त अनुमति दे दी गई है। दोपहर 4 बजे से रात के 10 बजे तक सार्वजनिक स्थानों पर कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति मिल गई है, लेकिन इन कार्यक्रमों में 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं। गृह विभाग ने सभी कलेक्टरों और जयपुर, जोधपुर के पुलिस कमिश्नरों को संशोधित आदेश जारी कर निर्देशों की पालना के आदेश दे दिए हैं। तो इसी खबर पे अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रेम मीणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेम, क्या निर्देश दिए गए हैं सरकार की तरफ से? देखिए अभिषेक जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, गहलोत सरकार ने अपने पूर्व के आदेश में संशोधित करते हुए होली एवं शब ए बारात पर 28 और 29 मार्च को सार्वजनिक स्थलों पर आयोजन करने की अनुमति दी है, लेकिन ये सशर्त दी है, यानी अधिकतम 50 व्यक्ति है वो भाग ले सकता है और इसके लिए समय भी निर्धारित किया है। अपराह्न 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक यह अनुमति रहेगी। दरअसल इससे पहले जो सरकार ने आदेश जारी किए थे उसमें कोरोना की दूसरी लहर के मद्देनजर सरकार ने सभी तरह के आयोजनों पर पाबंदी लगा दी थी। इसके विरोध में कुछ सामाजिक संगठन है, उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की थी कि पाबंदियों में ढील दी जाए। संगठनों की मांग पर मुख्यमंत्री के निर्देश पर गृह विभाग ने संशोधित। चलिए बिल्कुल प्रेम, तो बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। जैसलमेर जिले के नहरी क्षेत्र में बीते दिनों तूफानी आंधी से हुए नुकसान का जायजा लेने राजस्थान सरकार के 2 मंत्री रामगढ़ के नहरी क्षेत्र में पहुंचे और किसानों से रूबरू हुए। नुकसान का जायजा लेने राजस्व मंत्री हरीश चौधरी और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री सालेह मोहम्मद ग्रामीण अंचलों में पहुंचे और वहां दौरा किया, जायजा लिया। राज्य सरकार के दोनों मंत्री नहरी क्षेत्र के दौरे पर रहे। तो अपने आप में जो मैंने 2 दिन अभी जो दौरा किया, उस 2 दिन दौरे के अंदर मैंने जो देखा
कि वास्तव में किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जो मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं, उस निर्देश के अनुसार जो काम हो रहा है, तो LIC का भी फायदा मिलेगा, बीमा जो बीमित किसान है, और इसके साथ साथ में जो प्राकृतिक आपदा से जो सरकार जो फायदा देती है किसानों को, इस घड़ी मदद करती है, उस मदद का भी तुरंत फायदा मिले, उसके लिए सभी टीमें तैयार हैं। और लगभग मैं समझता हूँ जिस स्पीड के साथ मुख्यमंत्री जी ने काम किया है, मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। जयपुर ग्रेटर नगर निगम में गठित की गई समितियों को राज्य सरकार के रद्द करने के फैसले पर हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है, जिसके बाद ग्रेटर निगम मेयर सौम्या गुर्जर से लेकर गठित की गई समितियों के चेयरमैन तक उत्साहित हैं। मेयर सौम्या गुर्जर ने न्यूज 18 राजस्थान से बातचीत में कहा कि सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं। वहीं विभिन्न चेयरमैनों ने भी कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। मेयर सौम्या गुर्जर और चेयरमैन से बात की हमारे संवाददाता दीपक व्यास ने। न्यायालय के इस आदेश का हम स्वागत करते हैं। इससे जयपुर की जनता के लिए हमें काम करने का जो मौका मिला है, उसको हम सिद्ध करेंगे कि स्टे लगने के मतलब सरकार ने जब इनको वो कर दिया था, उसके बाद हमें काम करने में काफ़ी परेशानी हो रही थी। कई सारे विषय हैं कि जिन पे चेयरमैन और हमारी जयपुर ग्रेटर नगर निगम की समितियों को जो राज्य सरकार ने रद्द करने का फैसला किया था, उस पर अंतरिम रोक राजस्थान हाईकोर्ट ने लगा दिया। और इस पूरे मामले को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जयपुर ग्रेटर की मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर जी। मेयर साहब, जो सरकार ने रोक लगाई थी समितियों पर, उस पर अंतरिम रोक अब कोर्ट ने लगा दी है। जी बिल्कुल, अब आप ये देखिए कि सत्य है, परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं। और माननीय न्यायालय से हमें इस पर स्टे मिला है, और ये हम सबके लिए खुशी की बात है कि न्यायालय ने जो है सत्य के लिए जो हमने जिस मंशा के साथ में हमने कमेटियाँ जयपुर के विकास के लिए रखी थी, उस पर रोक लगा स्टे लगाकर और हम सभी चेयरमैनों को बहाल किया है। अब ये सब काम करेंगे। तो यहां वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए शहर शहर तालाबंदी।